नो दैट यू कांट ट्रांसफर, है ना, लेजर, यस. सो बी, सी एंड डी, है ना, दे विल से दैट यू कांट ट्रांसफर. प्लीज से. तो बी और सी और डी ने कहा कि तुम ये ट्रांसफर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारे पास 25 रुपए. अब वो चाहे तो अपनी करेंसी भी प्रिंट कर सकता है. अपनी करेंसी प्रिंट नहीं करे, इसके लिए पहले कौन था जिम्मेदार? आरबीआई एंड बैंक्स मिलकर के देखते थे कि आप अपनी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सको, है ना. अगर कोई आदमी है वो एकदम से एक्सेसिव अमाउंट पैसा खर्च करने लग जाता है, मतलब एकदम से उसके जो एक्सपेंडिचर में या उसके ट्रांजेक्शन्स में बहुत बड़ा चेंज आता है, तो वो एकदम से ऑब्जर्व करने लग जाते हैं किसके पास कहां से पैसा आ रहा है, राइट. और उससे इनकम स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ मंगवाया भी जा सकता है. तो इस चीज को कौन पहले ऑपरेट कर रहा था? आरबीआई, राइट. अब बी, सी और डी ने मना कर दिया कि भाई ए, तुम्हारे पास 50 रुपए है ही नहीं, तुम्हारे पास टोटल 25 रुपए, तुम नहीं ट्रांसफर कर सकते. सो दिस इज बेसिकली नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, इफ यू गेट दैट, राइट. अभी हम सबसे पहले ट्रांजेक्शंस, फिर एक्शन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, इसके टर्म्स में इसके बारे में बात करेंगे. सो बाय दिस वेरी सिंपल एग्जांपल, इफ यू कुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी. अब ये जो चार लोग हैं ना, जो हमने एग्जांपल लिया, इन चार लोगों की जगह दे कुड बी मिलियंस ऑफ पीपल, राइट. मिलियंस, in fact billion of people, because we are having the net population of around 8 billion people around the world. So there could be a billion of people. Now billion of people could make millions and billions of transactions at a time. This is definitely possible. तो ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मैं आपको बहुत सिंपल तरह समझाता हूं. इसमें क्या करते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है. ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को हमने एक जगह पर नोट डाउन कर लिया. उसके बाद इसमें एक प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं हम कंसेंसस मैकेनिज्म. नाउ व्हाट इज दिस कंसेंसस मैकेनिज्म? कंसेंसस मैकेनिज्म, मेरी आवाज तो आई है ना? हाँ, तो आवाज, अगर मेरी शक्ल दिख भी नहीं रही है तो आवाज से काम चल रहा है. सो व्हाट इज दिस कंसेंसस मैकेनिज्म? कंसेंसस मैकेनिज्म वर्ड जो इवॉल्व हुआ है, इट इज इवॉल्व फ्रॉम द वर्ड कंसेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? कैन एनीबॉडी ऑफ यू टेल मी? Permission, yes, permission is the right word. Agree to do something, right? Consent का मतलब बेसिकली होता है कि पूछना, है ना. जैसे और भाई तू कैसा है, ये क्या है? कंसेंट लेना. बढ़िया बोल रहा है. तो ये क्या होता है? कंसेंट लेना. Yes, I am all right. ठीक है. तो कंसेंसस मैकेनिज्म इसी वर्ड से बनाया गया है, कंसेंट. तो हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं. ब्लॉक के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं, और जो पहले के ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे पहले किसके पास कितना पैसा था, ये ऑलरेडी सबके पास डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, राइट. और जब नया ब्लॉक क्रिएट होता है ट्रांजैक्शन का, वो ब्लॉक का कंसेंसस सभी नोड्स से लिया जाता है कि आर दीज ट्रांजैक्शंस राइट और नॉट. फाइन. मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, काफी दिवाली लग गई बीच में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द पॉइंट इज कि जो वो चार लोग एग्जांपल सबको समझ में आया, राइट. अब वो चार लोग एग्जांपल को हम लोग एक ग्रैंड स्केल पे ले लेते हैं, यूनिवर्सल स्केल पे ले लेते हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हमने एक ब्लॉक में डाल दिया, राइट. और उन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक में डालने के बाद उन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने सभी नोड से वेरीफाई करवाया, है ना. सभी नोड से वेरीफाई करवाया ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रांजैक्शंस और द पास्ट अकाउंट और द पास्ट लेजर दैट वाज स्टोर्ड विद एवरी नोड. एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? जो बही खाता पहले बना हुआ था, जो खाता पहले बना हुआ था, उसमें जो डिटेल्स पहले से मौजूद थी, उनके आधार पर चेक किया गया कि अब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, राइट. और दिस वर्क इज टोटली डन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लेजर को अपडेट करता है. सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली
कंसेंसस मैकेनिज्म को रन करता है। कंसेंसस मतलब जब ब्लॉक कंसेंट लेने आता है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन बैठे रहेंगे चेक कर रहे हैं बैठ के, है ना कि कौन सा ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं। ये पूरा पूरा वर्क किससे किया जाता है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसके अंदर बेसिक तौर पे सारे ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक में डाला और ब्लॉक का कंसेंसस लिया गया, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट बेसिक लेवल पे जब इस तरह से हम काम करते हैं विदाउट हैविंग एनी इंटरमीडिएट पार्टी, है ना, सो दिस मेथड और दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? सो एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? इज देयर एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड अबाउट द डिस्कशन टिल नाउ? क्योंकि अब हम क्या इसके आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? तो आपको समझ में आया? अगर ऐसा बोलते हैं इस टाइम पे किसी को अगर ब्लॉकचेन समझ में आया ना, तो ऑलरेडी एक स्टेप आगे निकल चुका है वो, है ना? मतलब आप 0.0001% लोगों में आ जाते हो। मैं आपको अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि आपने ब्लॉकचेन वर्ड को लेके जो लोग 20-20, 25-25 साल से आईटी में काम कर रहे हैं, राइट, उनसे भी बात करोगे तो उनको भी बेसिक्स क्लियर नहीं है टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये ब्लॉकचेन, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज आ जाती है अगर, है ना, अगर आज से 25 साल पहले मैं बात कर रहा होता मोबाइल की, एंड्रॉइड की, है ना, डेवलपमेंट की, और उसमें हम कोई डिस्कशन कर रहे होते और उसके ऊपर हम कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ प्लान कर रहे होते, तो आप समझ सकते हो आज सिनेरियो क्या होता, राइट? तो आप इसको अब फ्यूचर में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेनी बिग पीपल ब्लॉकचेन इज गोइंग टू बी बिगर देन इंटरनेट, अकॉर्डिंग टू मेनी बिग पीपल, राइट? Alright, so this is decentralized ledger technology. Next please. अब इसमें ये जो क्रिप्टो वर्ड है, जो एनक्रिप्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं। अब इतना सारा डेटा स्टोर कैसे करेंगे, है ना? बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो जैसे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, हैशिंग समझते हैं कोई? बीटेक वाले बच्चे जो होते हैं, हैश जो निकालते हैं, हैशटैग बोल रहा है तो राइट, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर हम किसी भी डेटा को, जैसे हमने कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसे सेंटेंस लिखा, है ना, टाइप किया कोई सेंटेंस, वो किसी बाइट की, मतलब किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हुआ है। उस डेटा को अगर हमने किसी एल्गोरिथम के थ्रू प्रोसेस किया और उसका आंसर कुछ 32 वर्ड्स का, 32 अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक कहूंगा मैं, मतलब हेक्साडेसिमल समझते हैं आप लोग? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 32 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में 32 अल्फाबेट्स या न्यूमरल्स में वो लिखा हुआ आ गया। अब आप कोई भी डेटा डाल, जैसे आपने एक सेंटेंस डाला तो भी आ गया, आपने एक पेज पूरा लिखा वो डाला तो भी आ गया, आपने पूरी बुक डाल दी तो भी 32 अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आया, और अगर आपने पूरी हार्ड डिस्क डाल दी, पूरी मूवी डाल दी, कोई भी डेटा डाल दिया तो जब आपने उस डेटा को डाला तो उसका कोई अल्फा न्यूमेरिक एक फॉर्मेट 32 वर्ड्स का अल्फा न्यूमेरिक उसका बन के आया। अब इसका फायदा क्या है? जैसे मैं गवर्नमेंट का एग्जांपल देता हूं, कोर्ट में क्या होता है, जब कोई हार्ड डिस्क या कोई कंप्यूटर जब सीबीआई जब्त करती है, राइट, और उसको अंडर इंटेरोगेशन डालती है, तो जब उसको लेते हैं उसी टाइम पर उसका एक हैश निकाला जाता है, राइट, हैशिंग की जाती है उसकी। तो अंडर एनी एल्गोरिथम और अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एक हैश कैलकुलेट किया जाता है, राइट, वो हैश को सबमिट कर दिया जाता है। अगर जो पेज का मैंने हैश निकाला है या हार्ड डिस्क का मैंने हैश निकाला है, उसके अंदर अगर मैंने जरा से भी चेंज कर दिया, एक डॉट भी लगा दिया या कोई भी ए का बी कर दिया मैंने, राइट, तो वो हैश वापस कैलकुलेट नहीं होगा। समझ गए आप उस बात को? क्योंकि जो आपने मैथमेटिकल एल्गोरिथम में डाला है, अगर आपने वो इनपुट को चेंज कर दिया जरा सा भी, तो आउटपुट जो 32 अल्फा न्यूमेरिक बिट्स का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो आने वाला है ना, वो भी चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसको हम यूज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। कैसे? एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हार्ड डिस्क का हमने निकाला हैश, उसके बाद जब हार्ड डिस्क को हमने वापस कोर्ट में प्रेजेंट किया, उस दिन हमने उस हैश को वापस कैलकुलेट किया सेम मैथमेटिकल एल्गोरिथम से। अगर हमारे पास सेम हैश निकल करके आता है ना, तो हम मानते हैं कि इस हार्ड डिस्क में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, अदरवाइज किसी ने इसके अंदर छेड़खानी की है, राइट? तो इस तरह से हम लोग एक जगह यहां पर यूज करते हैं, राइट?
अब इतना सारा डेटा जो था वो हर कंप्यूटर पर स्टोर किया जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए क्या किया गया, इसको हैश्ड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, है ना, क्रिप्टोग्राफी का यूज करके एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको छोटा किया गया। कैसे? जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एक हैश कैलकुलेट कर लिया, दो हैश लिया, उनका एक हैश कैलकुलेट कर लिया, और ऐसे हैशेस को कंबाइन करते करते एक हैश कैलकुलेट कर लिया। मतलब जो पूरा का पूरा ब्लॉक बना था, राइट, जो आप सबके ट्रांजैक्शंस जो थे, जो एक ब्लॉक के में आए, उन सबका एक हैश बनाकर एक ब्लॉक में डाल दिया गया। अब डेटा कितना एनक्रिप्ट, कितना छोटा हो गया ना, राइट। अब ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसमें प्रीवियस ब्लॉक का एक हैश लिया, इस ब्लॉक का हैश लिया, और कुछ डिटेल्स और ली, इन सबको मिला के फिर से हैश किया गया, है ना। बार बार रीहैशिंग क्यों कर रहे हैं हम? डेटा को छोटा करने के लिए। और उस हैश को हमने नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड कर दिया। अब आप इस बात को समझना कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल और अनहैकेबल है, राइट। ये वर्ड्स हमने सुने नहीं है पहले कभी कि इम्यूटेबल और अनहैकेबल चीज भी क्रिएट की जा सकती है। हाउ इट इज डन सो? जैसे मेरे पास डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है ना। अब 1000 कंप्यूटर पे कोई ब्लॉकचेन रन कर रही है। अब 1000 कंप्यूटर कैसे रन कर रही है, समझ में आ गया? सबके पास डेटा आ रहा है ना, उस डेटा के आधार पर अगले ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, राइट। तो अब 1000 कंप्यूटर पे जब रन कर रहे हैं तो मैं मिस्टीरियस निकला। अब मैंने क्या किया, 2-4 कंप्यूटर में डेटा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब जितने में एक ब्लॉक आ रहा है और वो बार बार कंसेंसस ले रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं। जैसे बिटकॉइन के अंदर सातोशी नाकामोटो 51% कंसेंसस एल्गोरिथम, कंसेंसस मैकेनिज्म यूज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 51% नोड्स जिस ब्लॉक को, जिस ट्रांजैक्शन को हाँ बोल देंगे ये सही है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा। अगर आपको ब्लॉकचेन को हैक करना है, अगर आपको डेटा को ऑल्टर करना है, तो अगर लाखों कंप्यूटर्स उसमें ऑलरेडी हैं, तो आपको कम से कम 51%, मतलब अगर 1 लाख कंप्यूटर है तो मोर देन 50,000 कंप्यूटर्स को एट ए टाइम इमीडिएटली हैक करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉक बनने से पहले, राइट, विच इज एक्चुअली लाइक हैकिंग इंटरनेट, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। So that is why blockchain immediately comes under the category of immutable and unhackable. So am I clear up to this point? Right. So this was the major advantage of this technology. इसके अंदर एनक्रिप्शन की मदद से सारे ब्लॉक्स को एक के साथ दूसरे के साथ ऐड करके, ये ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ एनक्रिप्ट होकर के ऐड होते चले जाते हैं, और ये आपके जो लेजर जो स्टोर हो रहा है उसके अंदर ऐड होते चले जाते हैं। तो डेटा जो है वो डायरेक्टली स्टोर होने की जगह हैश फॉर्म में स्टोर हो रहा है। बट अगर डेटा में कोई मैनिपुलेशन आया तो क्योंकि ये हैशेस चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है, राइट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ और द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। नेक्स्ट प्लीज। राइट, सो दिस इज द वे अ ब्लॉक इज क्रिएटेड, हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। एक इंडिविजुअल एक ट्रांजैक्शन करता है, उसको ब्लॉक में डाला जाता है, वो ब्लॉक को ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब सभी नोड्स के पास भेजा जाता है। उसके बाद सभी नोड्स उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, और जब वो ट्रांजैक्शन सही होती है तो उसको एज ए ब्लॉक, मतलब ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके उस ब्लॉक को, 5th स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, उस ब्लॉक को ऐड कर दिया जाता है ब्लॉकचेन में, और ये ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड और एग्जीक्यूट की कैटेगरी में आ जाती है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, सो क्रिप्टोकरेंसी इज बेसिकली नॉट ब्लॉकचेन। नाउ व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन नाउ, as banking is a very small part of internet, right, but banking is not internet. Similarly, cryptocurrency है ना runs on blockchain, or the backbone technology that is utilized for cryptocurrency is basically blockchain. But cryptocurrency is not blockchain, as the banking is not internet. Fine with that? Now why I'm saying so, because ये एक बहुत बड़ा एक dilemma है लोगों के दिमाग में कि क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन है। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जैसे बिटकॉइन की अपन बात करते हैं, मतलब ये एक अमेजिंग चीज है कि अगर आप जानते हो इंडिया की अभी जीडीपी इकोनॉमी टोटल कितनी है, $3.5 ट्रिलियन, राइट। आई थिंक यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ मच इज $1 million, हाउ मच इज $1 billion, एंड हाउ मच इज $1 trillion. So $1 trillion is a huge amount of money, right? India is the 6th biggest economy of this world right now, है ना, and its net is $3.5 trillion. China is more than $15 trillion. America is more
I think so, $25 trillion, right? So it is a huge amount of money if we talk in the terms of. Now Bitcoin, which is a blockchain, which is the first blockchain, right? Very slow blockchain, है ना? Do anybody of you know how much money or the total market cap or how much the total some amount of money was once invested into Bitcoin? Do you know that? Yes. Around $2.3 trillion. Right. So, clap for this person. Right. So, $2.3 trillion was invested in a thing which is not being recognized by any government all around the world. Right? किसी के पास ठप्पा है क्या? बिटकॉइन के पास ठप्पा है क्या? कि भाई अगर मैं आपको अपनी फोटो लाके नोट छाप के दूं, भाई तू उसको लेके जा, ये चलेगा, मानोगे आप? है ना? क्योंकि उसके ऊपर गवर्नर की सील नहीं है। गवर्नर गांधी जी की जगह सुभाष चंद्र बोस डाल के दे दे, चल जाएगा, है ना? वो आरबीआई से होनी चाहिए बस, अपने को उससे थोड़ी मतलब है। भाई कॉइन्स आते हैं उनके ऊपर और कुछ नेशनल एम्बलम छपा होता है, बहुत सारी चीज छपी होती है, बट क्योंकि वो आरबीआई से है ना, तो उसकी वैल्यू होती है, लेने वाले की भी और देने वाले की वैल्यू बनती है उसकी। देखो नोट की, कॉइन की, देखो गिर रहे हैं नोटों की, कॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। जैसे गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सिल्वर की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, नोट की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। जैसे अपन बेकरी की दुकान में जाते हैं तो नीले पीले हरे ऐसे टोकन्स होते हैं प्लास्टिक के, है ना, वहां उसकी वैल्यू चलती है, वहां वो पीले वाले टोकन से एक पैटी मिल जाती है ना, बाहर नहीं मिलती, क्योंकि उसने उसको ऑथराइज कर रखा है अपने जोन में। फाइन। तो इसी तरीके से मनी की अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझना। लोगों ने किसी ऐसी चीज को इतना कंसिडर किया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, या सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू द रॉन्ग वर्ड टू से, उसकी वैल्यू $2.3 ट्रिलियन पहुंच गई। You know how much is $2.3 trillion? So why did people, mainly of the developed countries, है ना, invested so much या believed on this technology? Do you know why? What? Transactions can't be traced. No, this is wrong. Transactions can be traced. So he said, actually the participation is very nice, है ना? This is a point in everybody's mind that people use Bitcoin because transactions can't be traced. Then how is government of India applying 30% tax on the crypto? Can you answer me that? If the transactions cannot be traced? अच्छा चलो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वैसे रियलिटी ये पार्शली है भी, है ना, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मी टू, डू नॉट वांट टू प्रमोट दिस थिंग। देखो ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल है कि इंटरमीडिएट पार्टीज, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, इंटरमीडिएट पार्टी तो है। जैसे मैंने और अभिषेक ने, इसने मेरे को अपना घर बेच दिया, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया, मैंने कहा भाई मैं 1 महीने बाद दे दूंगा मैं इस घर पे, तो क्या करेंगे, एग्रीमेंट में लिख लेंगे ना, 1 महीने में तुम घर को खाली कर देना, मैं शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे ही होता है। 1 महीने बाद अभिषेक बोला हाँ भाई नहीं खाली कर रहा मैं तो मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, वो पेपर को लेके कोर्ट में भागो, देखो साहब इसने लिख के दिया था, क्योंकि जैसे आपने उसको स्टैम्प पेपर पर लिख दिया तो वो चीज में, और आपने रजिस्टर करवा लिया उसको गवर्नमेंट से, रजिस्टर करवा लिया मतलब गवर्नमेंट को बता दिया देखो इसने भेज दिया, मैंने खरीद लिया, ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो वो इंटरमीडिएट पार्टी को ना भाई कोर्ट एंड गवर्नमेंट बीच में आ चुके हैं ऐसा करने पर, राइट, यही प्रोसीजर हुआ। अब अगर हमने इंटरमीडिएट पार्टी को हटाना है, मतलब आरबीआई को हटाना या इंटरनेशनल इकोनॉमिकल गवर्नमेंट्स को हटाना, वो भी ऐसी चीज के थ्रू जिसके मालिक का अता पता नहीं है, जिसका ओरिजिन का अता पता नहीं है, जिसका ऑपरेशंस का अता पता नहीं है। कोई जानता है बिटकॉइन किसने बनाया, किसने बनाया? सातोशी नाकामोटो, ठीक है, लेकिन सातोशी नाकामोटो कौन है? ये तो मिस्टर एक्स हो गए ना ठीक है, अभी एक नया नाम बताया किसी ने, संतोषी नाकामोटो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी है बात ये इंडियन नाम लग रहा है हर चीज का एक इंडियन वर्जन जरूर होता है ये अच्छा है, मतलब मेरे काम आएगा आगे, संतोषी नाकामोटो
तो इस नाम को सुनने से लगा हाँ ये इंडियन भी हो सकता है। राइट, चलो क्या गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो अपने टॉपिक पे वापस आया करा। तो सातोशी नाकामोटो एनोनिमस पर्सन है ना, उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई और लोग इतने बेवकूफ हैं। 2.3 ट्रिलियन डॉलर आज की तारीख में अगर नेट मार्केट में आप चेक करोगे इसकी तो 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है, 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। कई कंट्रीज तो टोटली रिलाई करते हैं इसमें और ऐसे करेंसी यूज करते हैं इसको। तो व्हाई इज इट सो? 2.3 ट्रिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे हो? 2 ट्रिलियन डॉलर का मतलब यह है कि आप दुनिया की जो 10 सबसे अमीर नेशन है ना उसकी सूची के बराबर पैसा अकेले रखते हो। कोई बैंक नहीं है या कोई इतना बड़ा एसेट मैनेजमेंट है किसी के पास। चलो एसेट मैनेजमेंट हो सकता है, जीपी मॉर्गन बैंक के पास होता है, वर्ल्ड बैंक के पास हो सकते हैं, है ना। बट पॉइंट ये है, अगर इस बात को समझो मैं कितना एम्फसाइज कर रहा हूं कि एक ऐसी चीज जो किसी गवर्नेंस के अंदर नहीं आती, एक ऐसी चीज जिसके ओनर का ऑपरेटर का पता नहीं है ना, उसके अंदर 2.3 ट्रिलियन डॉलर कहां से आ गए, क्यों आ गए, इनफैक्ट कहां से आ गए तो बताइए यार लोगों ने, बताइए। सर क्योंकि उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते Right. किसी भी तरीके से। राइट, एडिशनली वो सर बाउंस होती रहती है सर्वर्स पे, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट उसके अंदर कंट्रोल नहीं दे सकती। अगर उसको करना है तो उसका बस एकमात्र ये है कि वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको एक टाइम पे ही सारे सर्वर्स को बंद करके उसको, तो बेसिकली उसको बंद करनी वो है। पॉसिबल है। तो आप अगर समझे इस चीज को कि एक ऐसे ट्रांजैक्शन का तरीका आया, ये एक ऐसी चीज आ गई जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। चलो मैं आपको राज की बात बताता हूँ, है ना, इसको इम्प्लीमेंट मत करना, ठीक है, बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूँ। अगर आप सच में डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी पे आ जाओ, आपने कभी सोचा गवर्नमेंट इतना खुंदक क्यों खाती क्रिप्टो से, और उसको बैन क्यों नहीं करती थी, इतनी प्रॉब्लम है तो? क्योंकि उनके कंट्रोल में डेटा नहीं रहेगा। करेक्ट। तो 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है आपका? अवनीश शर्मा। अवनीश शर्मा ने काफी अच्छे 2 पॉइंट बताए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लॉकचेन में इतनी पावर है इंटरमीडिएट पार्टीज को हटाने की कि गवर्नमेंट को भी हटा सकती है। अभी वो कैसे होगा, अभी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना जो अपन तो ये जो उसने आंसर दिया था वो पार्शियली सही भी था कि ट्रांजेक्शंस एक्चुअली एनोनिमस नहीं है, ट्रांजेक्शंस जरूर नहीं एनोनिमस। जैसे बिटकॉइन का एड्रेस मेरा है ना, वो एड्रेस और सारे ट्रांजेक्शंस दिखेंगे आपको ब्लॉकचेन पे, सारे ट्रांजेक्शंस आप ट्रैक कर सकते हो। सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में मोनेरो नाम से जिसको एक्चुअली ट्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। फटाफट से क्रिप्टो करेंसी से बाहर निकल गए ना, अपने को और भी आगे बातें करनी है तो यस, अब इसको फटाफट से करते हैं। तो बेसिकली बिटकॉइन पे लोगों ने इसलिए विश्वास किया क्योंकि इसके अंदर चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता, राइट, इसके अंदर चीजों को बदला नहीं जा सकता, मतलब इसके अंदर ट्रांजेक्शन को डिनाई नहीं किया जा सकता। एक तो ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत फास्ट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपको पता होगा काफी स्लो होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी और इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन ये फिर भी कितना भी आप सोचो फिर भी एक बहुत अमेजिंग बात है ना, कि बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज आई जिसके ऊपर लोगों ने इतना ज्यादा बिलीव किया, है ना, ट्रांजेक्शन कर करके, लेकिन इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसका कोई और दूसरी चीज ये है बिटकॉइन क्योंकि लिमिटेड है नंबर में, है ना, ये एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं हो सकता। जैसे बिटकॉइंस हैं वो 21 बिलियन के ऊपर नहीं जा सकते, 18 मिलियन ऑलरेडी प्रिंट, ऑलरेडी माइन बोलते हैं इसको, माइन हो चुके हैं और इसके ऊपर ये और माइन नहीं होंगे, तो इसलिए स्केर्स है। अगर कोई भी कंट्री, है ना, प्रॉपर्ली चले और एक्सेसिव अमाउंट में ना अपनी करेंसी को प्रिंट करे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, राइट। जैसे अभी बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो 30 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख के आसपास चलती है, हाँ 30 लाख के आसपास है। तो इसने एक बार 50-60 लाख को भी टच किया था, राइट, 45 लाख इसने हाईएस्ट को टच किया था, राइट। तो आज की तारीख में भी इसको 30 लाख पे, तो एक सिंपल सा, और ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, आपके नोट पे सिर्फ दिख रहा है कि ये आप इसको ओन करते हो, राइट। तो वो नोट में भी वही दिखता है, पेटीएम में भी वही दिखता है, आपके अकाउंट में भी वही दिखता है, हर जगह वही दिखता है, बस लिखा हुआ है कि आप इसको ओन करते हो। तो वो चीज जो ओनरशिप है वो हम लोगों को एक ब्लॉकचेन के ऊपर मिल गई। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो फॉर यू, है ना। नहीं, मैं भी इसको देख के, मैं जब पहली बार सुना था ना इसके बारे में कि ऐसा कुछ होता है तो मुझे काफी थ्रिल हुआ था। अगर आप सभी लोग डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे आ जाओ और सारे ट्रांजेक्शन डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे करने लग जाओ, रियल डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे, अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है, डिसेंट्रलाइजेशन आ तो गया लेकिन डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे जितने लोग क्रिप्टो में जो ट्रेड करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। एक्सचेंज कौन सी? डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज?
सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू। और सेंट्रल एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या है? फिर से वो प्रॉब्लम, मुझ पे विश्वास करो। प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक बिटकॉइन खरीद दो। अब आपने मुझे दिए, मान लीजिए आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने वो 100 रुपए के बिटकॉइन आपको दिखा दिए, वो 100 रुपए तो मेरे अकाउंट में है, राइट? उसके बदले में मैंने आपको उसके ऊपर कुछ डिस्प्ले कर दिया, अपनी एप्लीकेशन पे कुछ डिस्प्ले कर दिया, यस यू आर हैविंग। दिस इज नॉट द वे टू ट्रांसफर इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। डिसेंट्रलाइज्ड मैनर का ट्रांसफर कैसे होता है? पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की मतलब आपका पासवर्ड, पब्लिक की मतलब यूजर नेम। तो यूजर नेम सबको बांट सकते हैं हम लोग, है ना? तो पब्लिक की हम सबको बांट सकते हैं, और पब्लिक की हेल्प से कोई भी आदमी हमें उस अकाउंट पर अपना जो भी ट्रांजेक्शन उसको करना है, जो भी अमाउंट उसको ट्रांसफर करना है वो कर सकता है, राइट? और प्राइवेट की हेल्प से मैं उस पैसे को यूज भी कर सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी। सो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ ट्रांसफरिंग द थिंग्स। देखो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि ये हम आज भी कर सकते हैं, जैसे हम आपस में हमने कोई टोकन से कुछ बना लें, है ना, और सारे ट्रांजेक्शन हम उसी में करने लग जाएं आपस में ही, तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे जाएगा, राइट? जब गवर्नमेंट इकोनॉमी को, फाइनेंस को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम है, राइट? तो क्या गवर्नमेंट को ब्लॉकचेन से भी प्रॉब्लम है ना? तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज वेरी एग्रेसिव in adopting the technology. Now we will talk of technology. Next, please. All right. So these are some evolutions that took place from 1991 to 2008. है ना? कोशिश की जा रही थी कि ऐसा कुछ बनाया जाए, राइट? उसके बाद 2008 के अंदर बिटकॉइन एज ए क्रिप्टो करेंसी, या उसके अंदर खुद मेंशन नहीं है व्हाइट पेपर में कि ये क्रिप्टो करेंसी है, मतलब वो नाम बाद में रख दिया। बिटकॉइन एज ए ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुई 2010 में, पहला ट्रांजेक्शन हुआ था, राइट? उसके बाद 2014 में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, राइट? 2014 से पहले एक करेंसी आई थी, उसका नाम था यूएसडीटी। जानते हो? यूएस से बहुत एग्रेसिव है, बहुत पायनियर करता है चीजों को। जैसे हम लोग खुश होते हैं, भाई तुम सोचो हम बनाएंगे, है ना? चाइना भी खुश होता है। यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यूएस में सर्विसेज नहीं होती। मतलब ऐसा कभी आपने सुना है कि हम सोच रहे हैं यूएस वाले बना रहे हैं हमारे लिए? ऐसा नहीं होता है। यूएस वाले बना रहे हैं इन द सेंस कि वो लोग सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं, इंडिया वाले उनको सर्विस देते हैं। जैसे ज्यादातर जो इन्फोसिस और बड़ी बड़ी कंपनीज है क्या कर रही हैं, बाहर जो प्रोसेस हो रहे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस है या वर्ल्ड बैंक है या जो भी है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो वो लोग इनोवेट कर रहे हैं। इनोवेशन के मामले में और अडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत फ्रंटियर रहता है वो यूएस। इस समय भी ब्लॉकचेन का जो टोटल नेट जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट बताया जाता है कि 60-70% अकेले यूएस से, राइट? तो उन्होंने यूएसडीटी, उनको पता था कि ब्लॉकचेन अब आने वाली है और वो कोई मौका नहीं छोड़ते डॉलर को एज ए यूनिवर्सल करेंसी डिक्लेयर करने की, है ना? तो उन्होंने डिक्लेयर किया यूएसडीटी। कुछ ज्यादा यूएसडीटी? एनीबॉडी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम? राइट, टू ऑफ अस नो यूएसडीटी। तो यूएसडीटी क्या है? बेसिकली ब्लॉकचेन पर इसका एक करस्पॉन्डिंग टोकन है। तो यूएस डॉलर को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है, राइट? बट यूएसडीटी गेट्स ट्रांसफर्ड लाइक यूपीआई पेमेंट्स, है ना? आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो किसी को यूएसडीटी ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। तो वहां पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, है ना? और एड्रेस पे क्यूआर से भी एड्रेस से आप स्कैन करके, मतलब विद इन सेकेंड्स आपके पास यूएसडीटी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यूएस डॉलर जहां पे पेपाल की हेल्प से आपको ट्रांसफर करने में 3 दिन से 7 दिन, कभी-कभी 15 दिन भी लग जाते थे। आपको पता है वो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज देयर इज अ सेटलमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व, राइट? तो यहाँ पर यूएसडीटी का हमारे पास बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है। अब इंडिया ने भी ये चीज की है सीबीडीसी की हेल्प से, लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट में है और माइट बी पॉसिबल इन कमिंग ईयर्स हम लोग आ जाएंगे उसके ऊपर। तो यूएसडीटी लॉन्च हो गया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप अब जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी को मेनली काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ग्रोथ मिली और जिसमें मेरा पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है। दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? सो anybody of you know about smart contract, or if you have heard the name smart contract? Smart contract किसी को नहीं पता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? Not exactly. नॉट इजी। हाँ बताओ। Proof of work and proof of stake are the two things, and smart contracts validate the transactions from one place. गुड ट्राई। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे एग्रीमेंट करते हैं हम लोग, राइट? तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप कह रहे हो जो मैं कह रहा हूं उसको हमने लिख लिया,
और एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो चलेंगे हम लोग कोर्ट और गवर्नमेंट के पास, कोर्ट के पास जाएंगे बेसिकली। ये होता है एग्रीमेंट। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक एविएशन इंडस्ट्री है, फ्लाइट है अपने पास, और आप मेरे कस्टमर्स हो। अब आपने कहा कि भैया अगर तुम्हारी फ्लाइट 1 घंटे से ज्यादा लेट होती है ना तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो क्या होगा, बना लो एग्रीमेंट, राइट। अब मैंने किसी दिन बोला नहीं दे रहा मैं पैसे वापस, जो करना है कर ले, है ना। तो आप क्या करोगे, कोर्ट के पास जाओगे, है ना। और ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो गया फिर। तो इसका एक और तरीका है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। एग्रीमेंट को आप प्रोग्राम की फॉर्म में लिख दो, राइट, और ये एग्जीक्यूट होते हैं ऑटोमेटिकली, और इनके पास फंड ट्रांसफर की पावर होती है एक इंडिविजुअल की तरह, राइट। अब ध्यान लगा रहे हैं, सॉरी ध्यान लगा रहे हैं। नहीं, इसको रेस्ट मत दो, इस पार्ट को रेस्ट देते ही काफी नींद आती है अच्छी। क्या देखो जैसे ये ऐसे करती है ना, आहा, तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी मुझे झेलने में, राइट। व्हाट, तुम भी दे दो रेस्ट। ठीक है, जब भी तुम सो जाओगे मैं बता दूंगा। मैंने देखा है, मतलब ये फ्रंट रो के सबसे मजे से सोते हैं दोनों। लेकिन फिर पहली बार नहीं है कि मतलब लोग सो रहे, मैं तो बड़े आराम से बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ भाई आस पड़ोस वाले को, पूछ लो उनसे बोल के सोए या क्या है। तो कई बार बोल के सोते भाई मैं सो राइट। तो हम लोगों के पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है यहाँ पर, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम है ना, जिसको हमने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब ये क्या है, राइट। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है विटैलिक ब्यूटेरिन, काफी हाई आईक्यू बताई जाती है, सुना है ना। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने दिखाया था, और कोई स्मार्ट आंसर नहीं, मतलब कोई जानता है विटैलिक ब्यूटेरिन को वैसे, को फाउंडर ऑफ इथेरियम, राइट। वीडियोस देखिए सर, 19 इयर्स की एज में उन्होंने ब्लॉकचेन यूज करके सब बनाया था। हाँ, एक लड़का था, नहीं दीवाना था, है ना, एक लड़का था वो वीडियो गेम खेलता था, उसका नाम था विटैलिक ब्यूटेरिन, और वो वीडियो गेम खेलता था, वॉर ऑफ वर्ल्ड्स करके कुछ गेम खेलता था, मुझे पता नहीं कौन सा गेम खेलता था। तो बहुत मेहनत से, मतलब आजकल गेम में बड़ी मेहनत से खेले जाते हैं, तो बड़ी मेहनत से गेम खेलता था। तो एक दिन कुछ पॉलिसीज में चेंज आ गया, और उस बेचारे के जो सब पॉइंट्स थे वो खराब हो गए, और साथ में उसका मूड भी खराब हो गया। तो उस दिन उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा, he was good into programming and he was already writing blogs on blockchain and bitcoin, ऑलरेडी वो ब्लॉगर था, उसको बिटकॉइन कम्युनिटी, मतलब पार्ट टाइम काम करता था, कुछ छोटा मोटा पैसा कमाता था, और उसके पापा भी आई थिंक प्रोग्रामर थे। तो उसने उस दिन सोचा कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ सको तो। अभी तक मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन, he thought of decentralizing, है ना, you're making a ledger of actions, right? Now what do I mean by that? उसने क्या कहा कि हम प्रोग्राम को, है ना, प्रोग्राम को ब्लॉकचेन पे डाल देंगे, और ये एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, और इस प्रोग्राम को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकेगा, राइट। वो जो प्रोग्राम है जिसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया और उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकेगा, इस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब इसका क्या है, तो जैसे हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो भी थोड़ी देर पहले लिया, कि मैं एविएशन इंडस्ट्री का मालिक हूं और आप लोग मेरे कस्टमर्स हो। अब 6 बजे की फ्लाइट है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, आप लोग पैसे ट्रांसफर करते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जैसा अभी मैंने बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास पावर होती है कि वो मनी को होल्ड कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है, राइट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास पावर है, हमने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई वो मनी को होल्ड कर सकता है, और उसमें 2 कंडीशंस डाल दी। पहली कंडीशन क्या है, कि अगर फ्लाइट 7 बजे, जैसे 6 बजे की फ्लाइट है ना, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेटा फीड किससे लेता है, नेक्स्ट पीछे बैठो,
राइट, तो ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेटा फीड लेता है एपीआई से। एपीआई समझते हो आप लोग, है ना, इंटरनेट पे एपीआई मिलती है, जैसे हर चीज की ऑथेंटिक एपीआई होती है। अब एविएशन डिपार्टमेंट में जरूर एंट्री होती है कि फ्लाइट कितने बजे उड़ी, है ना, और उसका उड़ने का टाइम क्या था। तो 6 बजे की फ्लाइट थी और वो 7 बजे के बाद उसने टेक ऑफ किया, तो क्या होगा, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देगा, राइट, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट आपको ट्रांसफर होना था। और अगर 7 बजे से पहले वो टेक ऑफ हुई तो वो अमाउंट मुझे ट्रांसफर कर देगा। अब अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, है ना, इंस्टेंट सेटलमेंट हो गया और इसमें कोई इंटरमीडिएट पार्टी की हमें जरूरत नहीं पड़ी, फाइन। नहीं तो आज से पहले सेटलमेंट के लिए हमेशा हमें इंटरमीडिएट पार्टीज की जरूरत पड़ती थी, फाइन। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक वैन है, उसमें कोरोना के वैक्सीनेशन जा रहे हैं। अब कोरोना के वैक्सीनेशन में एक कंडीशन होती है, मान लीजिए कंडीशन अलग अलग कंडीशन है, तो उसमें टेम्परेचर की कंडीशन है कि वैक्सीनेशन जो है, द टेम्परेचर ऑफ दैट वैक्सीनेशन शुड बी मेंटेन बिलो 4 डिग्री -4 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंडीशन। अब अगर -4 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन नहीं होते हैं तो वो वैक्सीनेशन जो है, वो जो लगना है आपको टीका, वो क्या हो चुका है, वो खराब हो चुका है। आपको जानकर अचरज होगा कि बहुत सारे जो वैक्सीनेशन हमारे पास पहुंचे, काफी अच्छी खासी परसेंटेज में वो खराब हो चुके थे सिर्फ इस कंडीशन की वजह से। अब इस चीज का पता किसको होता है, जो वैन कैरी करने वाली पार्टी है ना, जो उसकी एजेंसी जो उसको काम कर रही है। ऑब्वियसली उसके अंदर फ्रिज होगा, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर सेंसर होगा, और टेम्परेचर सेंसर का डेटा ऑलरेडी क्लाउड पे जाता है। बट क्या वो डेटा आपको या मुझे गवर्नमेंट को देगा? नहीं देगा। तो अगर हम इस टेम्परेचर सेंसर के डेटा को, है ना, डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डाल दे किसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इम्यूटेबल डेटा हो जाएगा। एक बार डेटा में एंट्री होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल डेटा हो गया। यस Sir, I accept that we cannot manipulate blockchain or this smart contract or that kind of technology. But what if we manipulate the sensor which is measuring the data or the temperature? यस, दैट इज अ नाइस पॉइंट। बट अगर आप IoT की पूरी बात करो ना, तो IoT में अब जैसे तो वो वाली बात हो गई कि हम इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे फल लेने गए, अब हम उसको ढंग से देख रहे हैं, पता लगा उसने तराजू भी मैनिपुलेट कर रखा है, वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो वो तो फिर नॉर्म्स होते हैं, है ना, जैसे जो हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज करते हैं उसमें भी नॉर्म्स आते हैं कि भाई आप ये वेइंग मशीन यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि अपने वेइंग मशीन अपने हिसाब से बना ली। तो हर चीज के नॉर्म्स होते हैं, तो नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग कोई सेंसर लगा सकते हैं वहां पर, है ना, जो कि फिर से चेंज करने लायक ना हो। बट वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। बट उसका डेटा जो है हम लोग टेम्परेचर सेंसर का डेटा अगर हम लोग ब्लॉकचेन पे डाल दें तो वो ब्लॉकचेन पे डेटा इम्यूटेबल हो जाता है, राइट। और इम्यूटेबल होने की वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये सच में इसमें है कि नहीं। और फिर से हमने अमाउंट जो है उसके ट्रांसफर का या जो भी है स्टेक पे जो अमाउंट रखना था वो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। अगर उन्होंने सही से डिलीवर किया है तो अमाउंट ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में आ जाएगा, और सही से डिलीवर नहीं किया तो उनको उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, राइट। तो ये सब चीजें की जा सकती है और ऑलरेडी की जा रही है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट प्लीज। नाउ जैसे अभी तक एप्लीकेशंस बना करते थे, है ना, उनको हम क्या बोलते थे प्यार से, एप्स, है ना, प्ले स्टोर पे ऐप, है ना, एप्स बोलते थे हम लोग। अब क्योंकि जो ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे जो भी बन रही है हमारी, इनको हम बोलते हैं डैप्स, राइट। इसके अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए इसमें भी फ्रंट एंड जो UI UX है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सर्वर है वो ऑलरेडी है, बट साथ में एक और नई चीज जुड़ गई है ना, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है और कुछ ना कुछ डेटा जो है, देखिए प्रोग्राम्स की जो है उसकी कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है ट्रांजेक्शन से, बट प्रोग्राम हम लोग ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं और वो प्रोग्राम ब्लॉकचेन पे रन करता है ना। और रन करने पर, और एक बार जब हम प्रोग्राम को डिप्लॉय कर देते हैं तो उसकी खास बात ये होती है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो अपने हिसाब से जैसे उसको बनाया गया था वैसे के वैसे रन करेगा। तो इस तरह की चीजें जो हम बनाते हैं वो एप्लीकेशन जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं डैप्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, राइट। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जैसे पहले फिनटेक सुना होगा आप लोगों ने, है ना, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारी चीजें सब फिनटेक में आती है। अब अगर हम यहीं पर एक एग्जांपल लें डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, है ना, तो अगर कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी हो जो डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, API डेटा फीड पे वर्क करती हो, राइट। जैसे कि अभी इस चीज की पुष्टि कौन करेगा कि कोई मर गया है ना,
इन्होंने चाहता थी मॉनिटर को। मेरे कहने का मतलब था कि अच्छा अंदर एक, ठीक है सही बात है यार, उस मॉनिटर में देखो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ECG की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ सारी पिक्चरों में ऐसी तो दिखाते हैं, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है ना? तो वो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको समझा, तू समझा? नहीं तू नहीं समझा, ये आपकी बात कर रहा हूँ, उधर तो भी देख रहा हूँ। ये आप उसको समझा रहे थे, राइट?